वेलकम। मैं राधा कृष्ण आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा था। आज की क्लास में उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। एसएलआर, सीआरआर, एमएसएफ, बेस रेट, ये सब सारी चीजें जो है हम लोग आज क्लियर करेंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हुए हम लोग आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर पूरा नहीं समझ में आया तो फिर आगे इकोनॉमी समझ में नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं, ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया था कि ये आम इंसान हम लोग हैं, है ना। आम इंसान जो बैंकिंग करता है, यानी कि जो लेन देन पैसे की करता है, वो कॉमर्शियल बैंकों से करता है। मुख्य रूप से कॉमर्शियल बैंकों से करता है, जिन्हें वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। ध्यान देंगे, यही जो वाणिज्यिक बैंक है, ये बैंकें लेन देन करती हैं केंद्रीय बैंक से, जिसे हम लोग सेंट्रल बैंक कहते हैं। नाम उसका आरबीआई है। ठीक, जैसे हमारे देश में आरबीआई है, वैसे अन्य देशों में भी सेंट्रल बैंक है। और वो सेंट्रल बैंक उन सेंट्रल बैंकों की एक बैंक होगी, मतलब अन्य जितने देश हैं उन देशों की सेंट्रल बैंकों की एक बैंक होगी, जिसे BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कहा गया। स्विट्जरलैंड के जेनेवा के बेसेल नामक शहर में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग इसको समझेंगे जो है कि BIS क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं। उससे पहले जो टर्म्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जो शब्द इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देंगे, हम लोगों ने सबसे पहले यहां पर बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पढ़ा। तो देखिए क्या क्या है, समझेंगे बात। यहां पर बोलता है कि अगर ये किसी कंट्री की, मान लो भारत देश के कंट्री की, ये जो है हमारे देश की, ये क्या है, सेंट्रल बैंक है। और ध्यान दिया जाए, ये एसबीआई या कोई भी बैंक हो सकती है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो एसबीआई है, ये एसबीआई कॉमर्शियल बैंक है, तो ये इससे लेन देन कर रही है, इससे लेन देन कर रही है। और ध्यान दीजिए, ये आम आदमी है ना, आम इंसान है। ये एसबीआई यानी कॉमर्शियल बैंक से लेन देन करेगा, आरबीआई से लेन देन नहीं कर सकते आप कि है किसी का खाता आरबीआई में, नहीं होगा। ध्यान देंगे मेरी बात। अब जब आरबीआई को पैसा चाहिए होता है तो आरबीआई एसबीआई को प्रतिभूति पत्र यानी सिक्योरिटी पेपर देती है। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर देती है। बोला अगर कि 100 के बदले 110 देने का वादा किया, तो इसे हम लोग कहेंगे 10% रिवर्स रेपो रेट। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर एसबीआई को पैसे की आवश्यकता है तो एसबीआई क्या करेगी? एसबीआई के पास दो रास्ते हैं। पहला तो या तो ये इसको वापस कर दे, क्लियर है। दूसरा, ये इससे लोन लेने जाए। दो तरीके हैं। तो पहला, जब ये इसको वापस करने आता है तो आरबीआई बोलता है हम पूरा नहीं लौटाएंगे, हम कुछ कटौती करेंगे, कुछ डिडक्ट करेंगे, कटौती करेंगे। तो जो कटौती करता है, जो डिडक्शन करता है, वही रेपो रेट कहलाता है। ध्यान देंगे मेरी बात। अगर 100 रुपए का, या मान लो कि 100 रुपए का पेपर ये लेकर के, ये वाला लेके इसके पास आया आरबीआई के पास,
और आरबीआई बोलता है उस पर हम 5 रुपया काट लेंगे, यानी केवल कितना लौटाएंगे, 95 लौटाएंगे, 100 पर 95 लौटाएंगे। तो 5% जो हुआ ये आपका रेपो रेट कहलाएगा। पिछली क्लास में मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है। जो लोग पहली बार ट्यून कर रहे हैं वो लोग पिछला क्लास रेफर करें, पिछले क्लास में इसको डिटेल में पढ़ाया है मैंने, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोलता है कि अगर एसबीआई को चाहिए पैसा डायरेक्टली आरबीआई से तो आरबीआई लोन लेगा, और एसबीआई लोन लेगा आरबीआई से, और आरबीआई बोलेगा कि ठीक है 100 रुपया मैं दे रहा हूं, बदले में मुझे 108 चाहिए। ठीक, तो ये जो 8% सामान्य लोन की तरह ले रहा है एसबीआई, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बैंक रेट। बैंक रेट बढ़ने पर या बैंक रेट घटने पर महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है, वगैरह वगैरह सब हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था। अब आगे बढ़ेंगे एसएलआर, सीआरआर और चीजों पे बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज और यहां पर ध्यान देंगे, एक होता है, एक टर्म है एमएसएफ। एमएसएफ जान लीजिए क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, हिंदी में कहते हैं सीमांत स्थायी शुल्क। ध्यान दिया जाए, जब कॉमर्शियल बैंक को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है ना, बड़े ही इमरजेंसी में पैसे की जब जरूरत पड़े और वो भी एक रात के लिए, तो एसबीआई आरबीआई से रिक्वेस्ट करता है कि हमें एक रात के लिए पैसा चाहिए, अगले दिन मैं सेटल कर दूंगा, अगले दिन वापस कर दूंगा पूरा पैसा। तो वो जो यहां पर बिजनेस हो रहा है ना, रिश्तेदारी तो है नहीं, बिजनेस हो रहा है, तो जब एसबीआई आरबीआई के पास जाएगा किसी आपातकाल स्थिति में एक रात के लिए पैसा लेने, तो आरबीआई उसका फायदा उठाएगा, बोलेगा ठीक है हम लोन दे रहे हैं, लेकिन जो लोन होगा वो हो सकता है थोड़ा सा दर महंगा हो, ऐसा हो सकता है। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि एमएसएफ जो होता है वो एक रात का ऋण होता है। एमएसएफ का जो रेट होगा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, बैंक रेट के। बैंक रेट भी लोन है, एमएसएफ भी लोन है। बैंक रेट नॉर्मल लोन है, एमएसएफ एक रात का लोन है। बात समझ में आ रहा है? जब एक रात का लोन लोगे तो हो सकता है कि आरबीआई आपको महंगा दे, हो सकता है कि बराबर ही दे, लेकिन कभी भी बैंक रेट से कम नहीं हो सकता है एमएसएफ। ये सवाल इम्तिहान में पूछता है, एमएसएफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बैंक रेट। डिड यू गेट माय पॉइंट? चले आगे, ये हो गया आपका एमएसएफ। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलेंगे एसएलआर, सीआरआर। एसएलआर, सीआरआर, फिर उसके बाद देखेंगे पीएलआर, बेस रेट, फिर इन्फ्लेशन। ये 4-5 चीजें जो है आज की क्लास में हम लोग पूरा खत्म करेंगे। ठीक, और अगली क्लास से, जब इकोनॉमी की अगली क्लास होगी तो उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंकिंग, पूरा फाइनेंस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं एसएलआर और सीआरआर। ध्यान दीजिएगा, बेहद आसान सी चीज है। ये मान लो एक आपका कॉमर्शियल बैंक है या आम आदमी है ना, और या आरबीआई। आरबीआई जो है ये सेंट्रल बैंक। ध्यान दीजिए, आरबीआई रेगुलेट भी करती है किसको? जितनी कॉमर्शियल बैंक हैं, इन बैंकों को रेगुलेट करने का काम, यानी नियमित करने का काम आरबीआई का होता है। यानी जनता के हितों की रक्षा हो, इसका ध्यान रखना इसका काम नहीं है। कॉमर्शियल बैंक का काम ये नहीं, कॉमर्शियल बैंक का काम नहीं, ये आरबीआई का काम। आरबीआई का काम है कि जनता का
जो पैसा है वो लॉस ना हो। तो उसलिए मतलब कि जनता का पैसा लॉस ना हो, इसलिए आरबीआई क्या करती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है। क्लियर? जो नियम कानून इनके ऊपर यानी कॉमर्शियल बैंकों के ऊपर बाध्यकारी होते हैं, वो अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको शेड्यूल से हटा करके नॉन शेड्यूल्ड बैंक कर दिया जाएगा, यानी उनको अनुसूची से हटा दिया जाएगा, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक? तो देखिए, चाहे जो भी कॉमर्शियल बैंक यहां ले लो, यहां पर आप कोई भी बैंक ले सकते हो, इलाहाबाद ले सकते हो, कर्नाटका बैंक ले सकते हो, पीएनबी ले सकते हो, कोई भी बैंक ले सकते हो। तो आरबीआई रेगुलेट करती है, एसबीआई को बोलती है कि ऐसा है कि अपनी कुल पूंजी का कुछ हिस्सा, अपनी कुल पूंजी का कुछ हिस्सा मेरे पास यानी आरबीआई के पास रख दो सुरक्षित। तो जो भाग सुरक्षित रखने के लिए आरबीआई बोलती है वही कहलाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। ऐसे समझिए, आप पैसा जब कमाने लगोगे तो आपके पिताजी कहेंगे कि ऐसा है बच्चा, जो पैसा आप कमा रहे हो उसमें से कुछ पैसा मेरे पास विपत्ति काल के लिए सुरक्षित रख दो। तो वो पैसा क्या कहलाएगा, CRR कहलाएगा। और दूसरी चीज, आरबीआई कहती है एसबीआई को कि अपना ही पैसा, ध्यान देंगे, अपना पैसा अपने पास सुरक्षित रखो, कुछ भाग यानी 100 रुपया में से कुछ रुपया अपने पास सुरक्षित रखो। तो जो पैसा अपने पास इसे सुरक्षित रखने को बोलता है कि उसका इस्तेमाल आप बिजनेस के लिए नहीं कर सकते, लेन देन के लिए नहीं कर सकते तब तक जब तक कि आरबीआई उसको अधिकृत ना कर दे। नहीं समझे बात? देखिए, कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, बहुत आसान सी भाषा है। वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक का कुछ पैसा जो वाणिज्यिक बैंक को बोला जाता है कि आप आरबीआई के पास रख दो, वो CRR कहलाएगा। और वाणिज्यिक बैंक के पूंजी का वह भाग जो उसको स्वयं अपने पास रखना होता है लेकिन जिसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, SLR कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी वैधानिक तरलता या सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं, SLR। ध्यान देंगे मेरी बात। अब यहां पर सवाल आपसे पूछता है कि CRR बढ़ने पर या SLR बढ़ने पर महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी, रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वगैरह वगैरह सवाल पूछते हैं। क्लियर है? तो आइए समझते हैं उसको। सवाल यह है, सबसे पहला सवाल कि CRR जब बढ़ेगा तो CRR बढ़ने पर महंगाई का क्या होगा और रोजगार का क्या होगा। ठीक है, किस पर? CRR जब बढ़ेगा तो क्या होगा, CRR जब बढ़ेगा तो क्या होगा। ध्यान देंगे, मैंने आपको एक बात बताया होगा कि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा तो महंगाई ज्यादा, मार्केट में पैसा कम तो महंगाई कम। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। मार्केट में पैसा ज्यादा से मतलब है बैंक,
बैंक के पास ज्यादा पैसा अगर हो गया इस्तेमाल करने के लिए, लोगों को देने के लिए, तो उसे जो है हम लोग कहेंगे कि अब महंगाई बढ़ेगी। और अगर बैंक के पास पैसा कम हो गया तो कहेंगे महंगाई घटेगी। समझ पा रहे हैं बात आप? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एसबीआई के पास 100 रुपए है टोटल, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक। इस 100 का कुछ परसेंट बोलता है आरबीआई कि इस 100 में से 14 रुपया मेरे पास रख दो। टोटल 100 में से 14% मेरे पास रख दो, यानी 14 रुपए, ठीक। तो जब 14 रुपए ये इसके पास रखने के लिए बोलेगा तो इसके पास खर्च करने के लिए कितना बचेगा? 86। समझ पा रहे हैं बात आप? लेकिन अगर ये 14% से बढ़ा करके बोले कि 24% कर दो सीआरआर, तो फिर इसको यहां पर 24 रुपए रखना पड़ेगा। और बच कितना जाएगा खर्चे के लिए? 76 बचेगा। यानी आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे सीआरआर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो पैसा है वो पैसा मूव कर जाएगा किधर? आरबीआई के पास। इसके पास पैसा कम बचेगा, और जब इसके पास पैसा कम बचेगा तो बाजार में महंगाई कम होगी, तरलता कम होगी, और जब इसके पास पैसा कम होगा तो जनता के पास भी पैसा कम जाएगा, और जब जनता के पास पैसा कम जाएगा तो रोजगार का सृजन भी कम होगा। समझ पा रहे हैं बात आप? तो सीआरआर बढ़ेगा तो महंगाई घटेगी। क्लियर? सीआरआर बढ़ेगा तो पैसा यहां कम होगा ना जी। तो देखिए, सीआरआर बढ़ा तो महंगाई घटा और रोजगार भी घटा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं होगा। देखिए, अगर आपके पास 100 रुपया के बजाय 200 रुपया हो जाए तो आपकी एक चाय की दुकान है तो हो सकता है आप 2 चाय की दुकान खोल लो, या हो सकता है चाय की दुकान है, आपके पास पैसा आ गया अगर, तो आप चाय की दुकान के साथ साथ पाव भाजी भी बेचने लगो। अब पाव भाजी बेचने लगे तो उसके लिए एक आदमी और रखना पड़ेगा, तो रोजगार बढ़ा। लेकिन जब पैसा कम होगा तो आप नया कुछ लगा नहीं सकते हो, रोजगार घटेगा। अच्छा देखो ना, अगर यहीं पर रोजगार, यही सब ट्रिक है, समझते रहना। रोजगार की जगह अगर यहां बेरोजगार लिख दिया होता तब क्या होता? तब बेरोजगारी यहां पर बढ़ती। रोजगार और बेरोजगार दोनों अंतर है। रोजगार मतलब नौकरी मिल जाना, बेरोजगार मतलब नौकरी से खत्म हो जाना। अगर यहां रोजगार की जगह बेरोजगार होता तो ये जो निशान नीचे गया है निशान ऊपर होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एसएलआर की। एसएलआर अगर बढ़ेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रोजगार पर। एसएलआर क्या है? कुल पूंजी का वह भाग जो एसबीआई यानी कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना हो, उसे क्या कहेंगे? एसएलआर कहेंगे। तो देखिए, यहां पर आप बताइए कि एसएलआर बढ़ने पर महंगाई का क्या होगा, है ना? जवाब देखिएगा। आपको लग रहा होगा कि एसएलआर बढ़ने पर इसके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसे ज्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद बाजार में पैसा ज्यादा हो जाएगा। पैसा ज्यादा हुआ तो महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ जाएगी, पैसा ज्यादा होगा तो रोजगार भी बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आइए समझते हैं कैसा है फिर। ऐसा नहीं है तो कैसा है? देखिए,
मान लो अगर SLR 23% है, थोड़ी देर के लिए मान लो कितना है, 23%। अभी केवल SLR समझो यहां पर। मान लो SBI के पास टोटल कितने हैं, 100 रुपए, है ना। 100 में से 23 रुपया SLR के रूप में इसे सुरक्षित रखना पड़ेगा। यानी ये खर्चा कितना कर सकता है, अगर 23% SLR हो गया तो ये 23 रुपया इसको सुरक्षित रखना है, इसको बाजार में ये लोन के लिए नहीं दे सकता या इस पर व्यापार नहीं कर सकता। वो कितना, 77 रुपया ही जो है ये मार्केट में दे सकता है। समझ पा रहे हैं बात हमारी आप? 77 रुपया ही बाजार में दे सकता है। क्लियर? चलें आगे। आगे देखिए, अगर यही 23% की बजाय 33% हो जाए तो बाजार में ये केवल 67 रुपया खर्च कर पाएगा, बाकी इसका पैसा चोक हो जाएगा, है ना। पैसा इसके पास होगा लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर 23 की बजाय 13% हो जाए तो फिर ये 87 रुपए यानी 87 रुपीज मार्केट में जो है ये खर्चा कर सकता है। तो आप देखिए SLR जैसे जैसे बढ़ेगा, 23 की बजाय 33 जब हुआ तो इसके पास खर्चा करने वाला पैसा कम हो गया, खर्चा करने वाला पैसा कम हो गया। जैसे ही 23 के बजाय 13 हुआ, खर्चा करने वाला पैसा ज्यादा हो गया, और जब पैसा ज्यादा तो महंगाई ज्यादा, जब पैसा ज्यादा तो रोजगार बढ़ेगा, और जब पैसा कम तो रोजगार घटेगा। क्लियर? तो अगर SLR बढ़ेगा तो महंगाई घटेगी। क्यों? क्योंकि SLR बढ़ते ही जो खर्चा करने वाला पैसा है वो कम हो जाएगा, और जब खर्चा करने वाला पैसा कम हो जाएगा तो महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि बाजार में पैसा कम हो जाएगा, और जब बाजार में पैसा कम होगा तो रोजगार में भी कटौती आएगी। समझ आ गया बात आपको? तो SLR और CRR क्लियर हो गया। SLR को कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और CRR को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी में नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो को। और SLR को कहीं पे सांविधिक तरलता अनुपात लिखता है, कहीं पर विधिक तरलता अनुपात लिखता है। SLR हो गया आपका। तो आज हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा हुआ है, देखिए आपने बैंक रेट पढ़ लिया, रेपो रेट पढ़ लिया, रिवर्स रेपो पढ़ लिया, SLR पढ़ लिया, CRR पढ़ लिया, और MSF भी पढ़ लिया था आपने, MSF। इतनी चीजें आपने पढ़ ली हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। एक होता है PLR। PLR, ठीक, ये क्या होता है PLR? और उसके बाद PLR के बाद एक होता है बेस रेट, PLR बेस रेट, और एक होता है PSL। ये तीन चीजें और पढ़ना है आज। ठीक, PLR बेस रेट और PSL, तीनों को समझेंगे। ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर समझिएगा बात।
ये मान लो एक कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये एक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, क्लियर। इस बैंक के पास दो आदमी गए लोन लेने, इंसान ए, इंसान बी, है ना। ए भी गया 100 रुपए का लोन लेने, बी भी गया 100 रुपए का लोन लेने, क्लियर। जब ए 100 रुपए का लोन लेने गया तो ध्यान देंगे मेरी बात, दोनों के साथ क्या होता है कि बैंक 100 देती है और बदले में बोलती है कि हमें 108 रुपए, 100 के बदले 108 रुपए हमें वापस कर देना, क्लियर। दोनों को बोला गया एक साल में 100 के बदले 108 वापस कर देना। लेकिन होता क्या है कि बैंक ए, इंसान ए 100 के बदले 108 पूरा वर्ष भर के अंदर ही चुका देता है, और बी 100 ले गया था, 108 चुकाना था, और ये जो है चुकाया एक वर्ष में 20 रुपया। ऐसे बीतता गया 5 साल बीत गया है, पता लगा 5 साल बीत गया, 80 रुपए तक चुकाया हुआ है, बाकी जितना ब्याज वगैरह सब कुछ हो रहा है वो नहीं चुका पाया अभी तक। और अब इसके पास चुकाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं, ये बोलता है कि माई बाप कहां से दे जब कुछ है ही नहीं। तो स्थिति ये हो गई। अब देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों 5 साल बाद फिर जाते हैं, तब तक ये ए वाला 5 साल में हर साल ले रहा है पैसा और हर साल इसको वापस कर दे रहा है ब्याज सहित, और ये एक बार लिया है उसी को लौटा नहीं पा रहा है। 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद ये फिर जाता है इससे लोन लेने, और ये फिर जाता है इससे लोन लेने, दोनों 5 साल बाद फिर पहुंचते हैं बैंक में। अब देखिए, ये जो ग्राहक, ये जो कस्टमर ए है वो बैंक का फेवरेट कस्टमर होगा, प्रिय ग्राहक होगा, जहां पर जोखिम शून्य है, क्लियर। और ये वाला जो है यहां पर तो बहुत जोखिम है, पैसा दे देगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन पता है, किसी को नहीं पता। समझ पा रहे हैं बात हमारी आप? तो अब देखिए, ये उसका प्रिय ग्राहक है, ग्राहक ए उसका प्रिय ग्राहक है। हो सकता है कि, अब देखो ध्यान दो, 200 रुपए पर इसे 16 रुपया कमाना था, क्लियर। 8 हिस्से लेना था, 8 हिस्से लिया था पहली बार। लेकिन जब ऐसा हुआ कि ये डिफॉल्टर निकल गया और ये जो है बड़ा ही मतलब अच्छा ग्राहक निकल गया, तो क्या होगा, या यूं कहें कि ये इसका फेवरेट हो गया, तो अब जब ये लोन लेने जाएगा तो ये बैंक इसको हो सकता है बोले कि ऐसा है 100 रुपया तुम लो, 100 रुपया चाहिए, 100 रुपया हम दे रहे हैं, बदले में तुम हमको केवल 104 ही लौटा देना, मतलब 4% पे दे दिया। क्यों? क्योंकि ये उसका फेवरेट ग्राहक है, उसे पता है कि यहां पर लॉस नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये वाला बेचारा कमजोर है, ध्यान दीजिए, ये वाला फेवरेट उसका है नहीं, तो अब इसको जो है ये बोलेगा कि ठीक है तुमको 100 देंगे, लेकिन तुम 100 के बदले 130 हमें देना है। अब देखिए, जो नहीं लौटा पाया था वो तो कमजोर था ही पहले से, है ना। विलफुल डिफॉल्टर होना अलग बात है, लेकिन नॉर्मली लोग कर्ज तभी नहीं चुका पाते हैं जब उनके पास नहीं होता है। तो देखिए,
जो नहीं चुका पा रहा था, कमजोर था, उसको 100 रुपया पर 100 रुपया लोन लेने के लिए बोल रहा है 130 चुकाओ, उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूं। और जो चुका पा रहा है, जो मजबूत है, उसको 100 रुपया का लोन मिल जा रहा है केवल 104 में, यानी 4% पे। समझ पा रहे हैं बात आप? तो बोलता है ये जो है इसी को कहते हैं PLR, प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट, प्रधान उधारी दर। जब बैंक, सुनिएगा मेरा सेंटेंस सुनिए, जब कोई वाणिज्यिक बैंक अपने सर्वप्रिय ग्राहक को, यानी कि जो प्रिय ग्राहक है उसका, जब उसको किसी दर पर लोन देता है तो वह दर कहलाता है PLR, प्राइम लेंडिंग रेट। सर्वप्रिय का मतलब जहां जोखिम ना हो, जोखिम शून्य हो, जहां पर, यह कहलाएगा PLR। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, PSL भी समझ लीजिए लगे हाथ, नहीं बेस रेट समझ लीजिए, बेस रेट। जब ऐसा होने लगा तो देखिए ना, ये अमीर है, समय पे चुका पा रहा है, ये गरीब है, समय पर नहीं चुका पा रहा है। अमीर को और सस्ता मिल रहा है, गरीब को और महंगा मिल रहा है, तो अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। फिर अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जाएगी, जबकि इस खाई को पाटना सरकार का काम है। अमीर अमीर होता जाएगा वो सही है, लेकिन गरीब गरीब ना होता जाए, गरीब भी अमीर हो, सरकार को ऐसी चीजें लानी पड़ेगी। तो जब इसको 100 का 130 में मिलेगा और इसको 100 का 104 में मिलेगा, तो यह हमेशा गरीब ही बना रहेगा। तो सरकार या RBI ने बोला कि एक बेस रेट होगा, एक बेस रेट होगा, उस पर ध्यान देंगे, बेस रेट से नीचे किसी को भी, कितना भी प्रिय ग्राहक हो, चाहे मौसी का हो, चाहे मौसा का लड़का हो, चाहे जो हो, किसी को भी आप इस बेस रेट से नीचे लोन नहीं दे सकते। तो जब एक बेस रेट निर्धारित कर देगा तो इसके ऊपर बर्डन थोड़ा कम होगा, क्योंकि बैंक को तो कमाना उतना ही है। बात समझ में आ रही हमारी? तो बेस रेट वह रेट है जिस पर, जो RBI द्वारा फिक्स किया गया वह रेट, जिससे कम ब्याज दर पर किसी को लोन नहीं दिया जा सकता, वो कहलाएगा बेस रेट। समझ में आई बात? आगे एक कॉन्सेप्ट है PSL। PSL देख लीजिए, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट। PSL देखिए, PSL असल में प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग है, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग। अब देखिए ये बैंक है, बैंक मान लीजिए व्यापार करने के लिए है, यहां पर है ना, 3 सेक्टर है, एक है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। देखिए हमारे देश में वर्तमान में सबसे ज्यादा ग्रोथ पर टर्सरी सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है। सेकेंडरी सेक्टर नंबर 2 पर है और प्राइमरी सेक्टर खराब हालत में है ना। क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी? मैंने इकोनॉमी की पहली क्लास में इसको पढ़ाया हुआ है आपको कि क्या होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। आप पहली क्लास जाकर के इकोनॉमी का देख सकते हो, ध्यान देंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी लिखा हुआ होगा। ध्यान दिया जाए कि ये जो टर्सरी सेक्टर है, यहां पर इनकम ज्यादा है, निवेश भी कम है, इनकम ज्यादा है। अब टर्सरी सेक्टर वाला 100 रुपया लेता है अगर बैंक से, ऐसे समझो कि ये 100 लेता है तो बोलता है हम बदले में 115 लौटा देंगे, है ना, क्योंकि यहां कमाई भी ज्यादा है, इसलिए 115 लौटा सकता है आसानी से ये। सेकेंडरी सेक्टर वाला बोलता है कि हमें 100 रुपया अगर दोगे तो 100 के बदले हम 112 लौटा देंगे। प्राइमरी सेक्टर वाला बोलता है हमें अगर 100 रुपया दोगे तो कितना चुकाएंगे हमें नहीं पता है,
क्योंकि फसल हमारी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या होगा कुछ नहीं पता, चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे नहीं पता, और अगर नहीं चुका पाएंगे तो आत्महत्या कर लेंगे। यही मेरे पास उपाय है। तो अब बैंक जो प्रॉफिट कमाने आई हुई है, ये अपना लोन किसको देगी, अपना पैसा किस में डालेगी? जाहिर सी बात है, वो अपना सारा पैसा, जहां ज्यादा पैसा उसको मिल रहा है वहां डालेगी। यहां अगर नहीं खपत हो रहा है तो यहां डालेगी, और अगर यहां भी नहीं खपत होगा तब यहां डालेगी, नहीं तो नहीं डालेगी। समझ पा रहे हैं? यानी बैंक अपना सारा पैसा सामान्य तौर पर यहीं पर लगा देगी अगर बैंक को बाध्य न किया जाए। बात समझ में आ रहा है? और जब ऐसा होगा कि बैंक के सारे पैसे जो है यहां लग जाएंगे तो ये सेक्टर कमजोर हो जाएगा, कमजोर पहले से है और कमजोर हो जाएगा। इसलिए आरबीआई ने बोला कि जो भी बैंक है वो बैंक अपना कुल पूंजी का 40% प्राइमरी सेक्टर को देगी। उसके बाद 60% का क्या करती है, कहां किसको देती है, वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन 40% उसको प्राइमरी सेक्टर को यानी प्राथमिक क्षेत्र को लोन देना ही पड़ेगा। और अगर नहीं ऐसा करती है बैंक तो फिर उसकी लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। यही कहलाएगा PSL। समझ पा रहे हैं बात आप? उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई हैं। अगला क्लास जो इकोनॉमी का होगा वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, अब इन सब का एप्लीकेशन आप पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।